पीएम मोदी के बयान के बाद देश भर में समान नागरिक कानून को लेकर चर्चा तेज है। अब इस बीच उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करने की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। ऐसे में अब उत्तराखंड पहला राज्य बन सकता है जहां पर यूसीसी लागू हो जाए। सूत्रों की माने तो उत्तराखंड में जुलाई से ही यूसीसी लागू हो सकता है और इस कानून के लिए एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। बता दें आपको, जिसमें शादी, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों के साथ कैसे डील किया जाएगा, यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए सरकार ने एक्सपर्ट्स की एक कमेटी बनाई थी और रिटायर्ड जज रंजन प्रसाद देसाई को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। कमेटी को करीब 20 लाख सुझाव मिले थे। वहीं यूसीसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान देते हुए कहा है कि यूसीसी का ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी ने 1 साल से अधिक समय से लोगों के बीच जाकर काम किया है। ड्राफ्ट लगभग पूरा होने की तरफ है और हमें जैसे ही ड्राफ्ट मिलेगा हम उसका अवलोकन करेंगे, उसके बाद उसे आगे की कार्रवाई में बढ़ाएंगे। तो यूसीसी को लेकर का ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी जस्टिस सेवानिवृत्त रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में वो कमेटी ने 1 साल से अधिक समय से लोगों के बीच में जाके काम किया है। 2 लाख से भी ज्यादा लोगों से बात की है और अनेकों स्टेक होल्डरों से भी उसने बात की है। विभिन्न संगठनों के लोग, धार्मिक संगठनों के लोग, सभी से, बुद्धिजीवियों से, सबसे बात की है और बात करने के बाद उनका ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। ड्राफ्ट लगभग पूरा होने की ओर है। जैसे ही हमको ड्राफ्ट मिलेगा हम उसका अवलोकन करेंगे। हमारे जो इस विषय के जानकार हैं उन सभी से चर्चा करेंगे, बात करेंगे। उसके बाद जो आगे की कार्रवाई होती है उसको आगे की कार्रवाई में बढ़ाएंगे। तो आपने सुना उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यूसीसी को लेकर। अब देश में क्योंकि बीते कुछ दिनों में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सियासी हलचल काफी तेज है, इसी बीच उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर शुक्रवार को बड़ा ऐलान, यानी आज बड़ा ऐलान हो सकता है। यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने वाली एक्सपर्ट कमेटी दोपहर करीब 1:30 बजे उत्तराखंड सदन में, दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। दरअसल बीते विधानसभा चुनावों के दौरान बीजेपी ने उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा अपने संकल्प पत्र के जरिए किया था और इस वादे के अनुसार सीएम पुष्कर सिंह धामी की सरकार बनने के बाद इसके लिए एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया। अब सूत्रों के माने तो एक्सपर्ट कमेटी ने यूसीसी का ड्राफ्ट जो है वो तकरीबन 1 साल में सुझावों के साथ तैयार कर लिया है। जानकारों की माने तो उत्तराखंड में लागू होने के लिए तैयार किए गए यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट में जनसंख्या नियंत्रण को शामिल किया गया है। सूत्रों का दावा यह भी है कि समवर्ती सूची की एंट्री 20A के आधार पर इसे शामिल किया जा रहा है और तैयार किए गए ड्राफ्ट में 2 बच्चों के नियम का उल्लंघन करने वाले लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं दिए जाएंगे। और वहीं आपको बता दें कि मसौदा तैयार करने वाली कमेटी ने बीते दिनों उत्तराखंड वासियों से प्रस्तावित यूसीसी पर सुझाव भी मांगा था। इसके लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन भी इस दौरान किया था। तो आज ये बड़ा ऐलान जो है वो यूसीसी को लेकर उत्तराखंड में, क्योंकि अगर यूसीसी लागू होता है तो उत्तराखंड पहला राज्य यूसीसी को लागू करने वाला बन जाएगा। तो सरकार और भाजपा की कोशिश यही है कि समान नागरिक संहिता मामले में नागरिकता संशोधन कानून की तरह ही आंदोलन ना हो। तब विरोध आशंकाओं का जवाब देने में हुई देरी के कारण देश भर में आंदोलन भी हुए थे। तो फिलहाल उत्तराखंड जुलाई के मध्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला गोवा के बाद देश का दूसरा राज्य बन सकता है और राज्य सरकार इसके लिए जुलाई में ही विधानसभा में जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई समिति के अंतिम मसौदे को मंजूरी दिला सकती है। वहीं यूसीसी से जुड़ी भ्रांतियों और विरोध का जवाब देने के लिए भी भाजपा ने व्यापक व्यूह रचना किया है। और संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, यूसीसी को लेकर लगातार जो अभी उठापटक चल रही है, तमाम तरीके की राजनीतिक चर्चाएं चल रही हैं, इस बीच उत्तराखंड से जो निकलकर खबर आ रही है वो यूसीसी को लेकर कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि आज 1:30 बजे भी उत्तराखंड सदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है कमेटी की। देखिए, बिल्कुल यूसीसी को लेकर जो कमेटी बनाई गई थी उत्तराखंड सरकार की तरफ से, उसकी आज एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में देखने को मिलती हुई नजर आएगी। अगर बात करें तो इसमें यूसीसी का जो मसौदा तैयार हुआ है उसको लेकर हो सकता है कि यहाँ पर सीधे तौर पर जानकारी जो है इस कमेटी की तरफ से जो है दी जाएगी।
क्योंकि हम ये देखते हुए नजर आ रहे हैं कि उत्तराखंड को लेकर लगातार जिस तरह की चीजें हैं, हो सकता है कि उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य जो है सीधे तौर पर देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ सकता है। एक कमेटी उत्तराखंड सरकार ने जो है पिछले दिनों बनाई थी, जिसमें रिटायर्ड जज रंजन प्रसाद देसाई को रखा गया था। इसके अलावा पिछले दिनों दिल्ली में भी जो है सुझाव इस कमेटी के द्वारा जो है लिए गए थे, उत्तराखंड के जो निवासी दिल्ली में रहते हैं उनके द्वारा। तो करीब 20 लाख के आसपास जो सुझाव है वो यहाँ पर सीधे तौर पर जो है यहाँ पर जो है मिलते हुए नजर आए थे इस पूरी कमेटी को। तो किस तरह की चर्चाएं यहाँ पर देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है, मसौदे में क्या कुछ होता हुआ नजर आ सकता है, ये तमाम चीजें जो है आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो सकता है कि जानकारी जो है साझा जो कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो देते हुए नजर आ सकते हैं। स्पष्ट, लेकिन अभी फिलहाल जो अभी चीजें चल रही हैं, तमाम राजनीतिक हलचलें तेज चल रही हैं, इस ड्राफ्ट में क्या कुछ इन्वॉल्व किया जा सकता है, क्या कुछ प्रावधान जो है वो किए जा सकते हैं, इस पर अभी भी संशय बना हुआ है क्योंकि 1 साल लग गए इस ड्राफ्ट को तैयार होने में। देखिए, चुनाव में अगर हम बात करें तो जो वादा था वो अगर कहें तो उत्तराखंड की तरफ से यहाँ पर बीजेपी की तरफ से जो है किया गया था। ऐसे में एक पूरी कमेटी बनाई गई कि किस तरीके से जो मसौदा है वो जो है यहाँ पर तैयार किया जा सकता है। हालांकि ड्राफ्ट में किस तरीके के कानून जो है लाए जाएंगे, ये जो है चीजें महत्वपूर्ण रहेगी। उसको लेकर हो सकता है कि जो सवाल निशान है वो देखने को मिलते हुए नजर आए। लेकिन अगर उत्तराखंड में इस तरीके से अगर यूसीसी लागू होता है तो फिर उसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में भी जो है यूसीसी लागू होने की जो कवायद है वो देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है। और चूंकि हम ये भी देख रहे हैं कि खुलकर जो है बीजेपी इस यूसीसी की पिच पर एक तरीके से कहें तो बैटिंग भी जो है करती हुई नजर आ रही है। और एक अगर आप बात करें कि 2024 जो लोकसभा चुनाव है वो भी हो सकता है कि इसी मुद्दे के इर्द गिर्द जो है देखने को मिलते हुए नजर आ सकते हैं। एक बड़ा मसला बनाने की कोशिश जो है यहाँ पर की जा सकती है कि एक देश में एक ही जो तरीके के जो विधान होते हैं वो जो है देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। ऐसे में जब 1:30 बजे की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो वहां पर किस तरह की चीजें होती हुई नजर आ सकती हैं, क्या कुछ मसौदे में देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है, ये तमाम चीजें जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है जारी की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। उधर देहरादून में मुख्यमंत्री आवास विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण दरअसल पहुंची। आपको बता दें कि जहां पर ऋतु खंडूरी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार भेंट की। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस शिष्टाचार भेंट की। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है, ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग खोला गया है। बता दें आपको ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एनएच विभाग ने 20 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस मार्ग को खोल दिया है। कल पहाड़ी से भूस्खलन के चलते ये एनएच बंद हो गया था, अवरुद्ध हो गया था। सुबह 4 बजे आवाजाही के लिए ये मार्ग आखिरकार खोल दिया गया है। चमोली में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है और फिलहाल अब ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग खोल दिया गया है। एनएच विभाग ने 20 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस मार्ग को खोला। कल पहाड़ी से भूस्खलन के चलते फिलहाल जो मार्ग था वो अवरुद्ध हो गया था, लेकिन अब फिलहाल वो मार्ग जो है वो खोल दिया गया है। चमोली में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है तो ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग खोल दिया गया है। बड़ी खबर, एनएच विभाग ने 20 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस मार्ग को खोल दिया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सुबह तकरीबन 4 बजे आवाजाही जो है वो खोली गई। चमोली में लगातार बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग खोल दिया गया है। बड़ी खबर, एनएच विभाग ने 20 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस मार्ग को खोल दिया है। तो पहाड़ी से भूस्खलन के चलते बताया जा रहा है कि ये मार्ग जो है वो अवरुद्ध हो गया था। यशराज आनंद संवाददाता हमारे साथ इस बीच सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। यशराज, अभी फिलहाल जो ये राष्ट्रीय राजमार्ग है वो पूरी तरीके से खोल दिया गया है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूं कि बरसात के बाद, चूंकि पहाड़ी क्षेत्र है तो बरसात के बाद भूस्खलन यहाँ पर अक्सर देखा जाता है। इसी भूस्खलन को देखते हुए यहाँ पर लगातार भूस्खलन जब होती है तो उसकी तैयारियां भी बरसात के समय ही सारी तैयारियां कर ली जाती है शासन प्रशासन के द्वारा। लेकिन एक बहुत बड़ी जानकारी आ रही है कि पिछले 30 घंटों से राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया था, वहीं उसको अभी खोल दिया गया है। इसको खोलने के लिए जेसीबी मशीन लाया गया, वहीं 30 घंटे की कड़ी मशक्कत की गई। वहां पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम तैनात की
गई है। वहां पर जेसीबी को तैनात किया गया, करीब 10 की संख्या में वहां जेसीबी को तैनात कर दिया गया था और सभी लगातार 30 घंटे से लगातार इस काम को करने में जारी थे। चूंकि भूस्खलन की जो बात हुई उसमें कुछ पहाड़ के चट्टान भी टूटकर गिर गए थे, जिसको हटाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि चमोली राजमार्ग पर जहां पर यह घटना हुई वहां पर आवाजाही भी काफी लोग परेशान हो रहे थे, क्योंकि एक लंबी लाइन वहां पर लगी हुई थी, गाड़ियों की कतारबद्ध लाइन थी। सबको सबसे पहले उसको गाड़ियों को सुरक्षित स्थान पर भेजना, कुछ गाड़ियों को पीछे करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बाधक साबित हो रही थी। और चूंकि पहाड़ी क्षेत्र है तो पहाड़ी क्षेत्र में जाने के लिए रास्ते भी सकड़े होते हैं, बहुत चौड़े रास्ते नहीं होते, घुमावदार रास्ते होते हैं। तो वहां पर अपने आप में यह काम करना, अपने आप भूस्खलन को हटाना, जो भी पहाड़ पत्थर गिर गए हैं उसको हटाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चैलेंज है ये। तो इसमें लेकिन 30 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद प्रशासन के द्वारा लगातार उस पर कार्रवाई की, लगातार देख रेख में यह किया जा रहा था और उसको हटा लिया गया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर अभी भी वो राजमार्ग तो पूरी तरीके से खोल दिया गया है, लेकिन यातायात को थोड़ी सी अवरुद्धता अभी उसमें है, बाकी है। लेकिन गाड़ियों का प्रवेश करा दिया गया है, गाड़ियों की आवाजाही शुरू कर दी गई है। लेकिन धीरे धीरे यात्रियों से कहा जा रहा है कि वो अपनी सुविधा अनुसार देखें और अभी वहां पर जाम की स्थिति बनी हुई है, इसलिए वहां पर यात्रा ज्यादा ना करें। जी यशराज, क्योंकि लगातार मौसम भी खराब बना हुआ है, ऐसे में बारिश जो जानकारी मिल रही है कि अभी भी लगातार बारिश जो है वो हो रही है, मौसम विभाग का इस ओर क्या कुछ कहना है, क्योंकि चारधाम यात्रा भी चल रही है, इस बीच लगातार ऐसे ही मौसम खराब बना रहेगा, बारिश होगी तो जाहिर तौर पर लैंडस्लाइड का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर, लोगों की सुरक्षा को लेकर क्या कुछ एहतियात बरते जा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूं कि स्पष्टतः मानसून का सीजन शुरू हो चुका है और उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य आता है जहां पर चारों ओर पहाड़ी राज्य ही हैं, पहाड़ी क्षेत्र ही हैं। उसके बाद यदि बात की जाए कुछ ही मैदानी क्षेत्र जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून, ये मैदानी क्षेत्र में आते हैं, लेकिन देहरादून से अमूमन मात्र 20-25 किलोमीटर यदि आप ऊपर बढ़ेंगे तो मसूरी हो जाता है, जहां से पहाड़ी क्षेत्र शुरू हो जाता है। और बरसात के समय में पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे बड़ी समस्या जो बनती है वो होती है भूस्खलन, पहाड़ का कट करके गिरना। चूंकि होता क्या है कि जब बारिश होती है, बारिश होने के बाद वो जब हल्की खिली धूप आती है तो चट्टान कठोर हो जाता है और कठोर होने के बाद धीरे धीरे वो अपने आप में टूटने लगता है। तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत बड़ी समस्या होती है। लेकिन अब बरसात का समय शुरू हो गया, बरसात के समय शुरू होने के बाद से लगातार भूस्खलन की भी समस्या जारी रहती है। तो इसी को लेकर सबसे पहले प्रशासन सतर्क नजर आ रही है। प्रशासन जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं उन पहाड़ी क्षेत्रों में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को तैनात कर दी गई और वहीं पर एसडीआरएफ को और एनडीआरएफ को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस विशेष प्रशिक्षण में यह बताया जा रहा है कि यदि कहीं भी दुर्गम क्षेत्र जो है, दुर्गम क्षेत्र में करीब 125 दुर्गम ऐसे क्षेत्र आते हैं जहां पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को तैनात की जाती है। और 125 में से 50 ऐसे क्षेत्र हैं जो अति संवेदनशील और अति दुर्गम क्षेत्र में आते हैं। वहां पर मैं आपको स्थिति यह बताना चाह रहा हूं कि वहां के बरसात के समय की स्थिति यह हो जाती है कि नेटवर्क तक वहां नहीं आता है, तो यानी सैटेलाइट फोन के ही माध्यम से वहां पर संपर्क किया जा सकता है। और सैटेलाइट फोन से संपर्क करना अपने थोड़ा एक कठिन हो जाता है, क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा जो सूचना दी जाती है वहां तक नहीं पहुंच सकती है। इसलिए स्पष्ट रूप से प्रशासन का यह ऑर्डर है, यह आदेश है कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम जो वहां पर तैनात होगी वह मौसम को पहले ही अनुमान लगा लेगी, उस अनुमान के आधार पर ही वो अपने कार्य क्षेत्र में अपने वहां पर जाकर तैनात रहेगी और राहत सामग्री बचाव का काम करेगी। जो भी होगा उसे जरूर राज्य सरकार के द्वारा सहायता, लोकल प्रशासन के द्वारा सहायता दी जा रही है। फिर वहीं यदि बात की जाए तो चारधाम यात्रा को लेकर, तो चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी यह बात स्पष्ट रूप से कह दिया है कि चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालु अपनी सुविधा के अनुसार देख लें। चूंकि अभी मौसम ने अभी ऑरेंज अलर्ट जारी, मौसम विभाग के द्वारा ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं चमोली, रुद्रप्रयाग, केदारनाथ, बद्रीनाथ में भारी बारिश और भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। तो इसी को देखते हुए यात्रियों से भी आग्रह किया जा रहा है कि वो अपनी सुविधा के अनुसार और मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए ही वो चारधाम की यात्रा पर निकले। और यदि यात्रा पर निकलते हैं और यदि कहीं वो फंस भी जाते हैं तो एक नंबर
नंबर उन्हें दिया गया है कि वह संपर्क लोकल प्रशासन से वो संपर्क कर सकते हैं और बीच बचाव कार्य के लिए वो आग्रह कर सकते हैं, ताकि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ या लोकल पुलिस वहां पर आकर के उनकी सहायता की जाए। तो ऐसे चाक चौबंद व्यवस्था तो कर दी गई है, लेकिन फिर भी चूंकि पहाड़ी क्षेत्र है और लोग जो आते हैं वो मैदानी क्षेत्रों से आते हैं, तो कुछ समस्याएं बनी रहती है। उसको लोगों को खुद से भी देखा गया है कि वो खुद समय रहते हुए उस पर निजात पाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया यशराज इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश भर में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में हरिद्वार और ऋषिकेश में कांवड़ मेले को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया और वहीं हरिद्वार वन प्रभाग की ओर से कांवड़ मार्ग पर व्यवस्थाओं को पुख्ता किया गया है। दरअसल हरिद्वार वन प्रभाग से 26 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग गुजरता है, जो कि चुड़ियापुर, श्यामपुर, हरिद्वार और रुड़की रेंजों के वन क्षेत्र से सटा हुआ है। इसको लेकर हरिद्वार वन प्रभाग की ओर से सभी संवेदनशील क्षेत्रों में 23 गश्ती टीमों को तैनात किया गया है। ये टीमें कांवड़ियों की सुरक्षा के साथ ही मानव व वन्यजीव संघर्ष को रोकने का काम करेंगे। उधर हरिद्वार में बिना परमिट के कांवड़ियों को एंट्री नहीं दी जाएगी। दरअसल 4 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर परिवहन विभाग ने कड़ा कदम उठाया है। इस बार हरिद्वार में बिना परमिट और अवैध वाहनों के संचालन पर रोक लगाने की तैयारियां की जा रही हैं, जिसके लिए अब परिवहन विभाग ने 4 सदस्यीय टीम का गठन कर दिया है। आपको बता दें, जो कि अवैध वाहनों को राज्य की सीमा पर ही रोकने का काम करेगी। तो हरिद्वार में बिना परमिट जो है वो एंट्री नहीं हो पाएगी। सीमा पर अवैध जो वाहन है वो रोक दिए जाएंगे। कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियों में परिवहन विभाग जो है वो पूरी तरीके से जुटा हुआ है। तो 4 सदस्य टीम का ये गठन यहाँ पर किया गया है, जो कि सघन जांच चेकिंग है वो चलाएगा। सीमा पर रोके जाएंगे अवैध वाहन, यानी आपके पास परमिट नहीं है तो आपको आगे नहीं आने दिया जाएगा। विकास खरे संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से चल रही है प्रशासन की। बिल्कुल, देखिए अंजलि, 4 जुलाई से विश्व प्रसिद्ध कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है। कहीं न कहीं जो यात्री है, जो कांवड़ यात्री, और 4 जुलाई से जो हरिद्वार में आने शुरू हो जाएंगे, जिसको लेकर तमाम जो प्रशासन का जो विभाग है पूरी तरह से जो तैयारियों को लेकर दुरुस्त कर चुका है। हालांकि अभी कुछ ऐसी तैयारियां पार्किंग को लेकर जो भी फिलहाल अधिकारियों के द्वारा दुरुस्त की जा रही है, क्योंकि अगर हम पार्किंग की बात करें तो पार्किंग जो हरिद्वार के लिए काफी अहम कांवड़ मेले के लिए रहती है, तो उसको लेकर जो फिलहाल पूरी तरह से दुरुस्त किया जा रहा है। और तमाम जो फिलहाल रोड मैप है उत्तराखंड सरकार और हरिद्वार प्रशासन का पूरी तरह से जो है चाक चौबंद कर लिया गया। हालांकि बॉर्डर पर भी जो है पूरी तरह से वहां पर जो है जो बिना परमिट के वाहन आ जाए उनको लेकर पूरी तरह से जो पाबंदी रहेगी। बिना परमिट के कोई भी कांवड़ियों का वाहन हरिद्वार में जो एंट्री नहीं कर पाएगा। इसको लेकर जो प्रशासन भी पूरी तरह से तैयारी कर चुका। हालांकि अगर हम बात करें तो जैसे कांवड़ यात्रा में जो है आपत्तिजनक जो जैसे तलवार भाला जो पूरा है उसको लेकर चलते हैं, उसको भी लेकर जो प्रशासन ने पूरी तरफ से रोक लगाई है, ताकि कोई भी ऐसी सामग्री जो नुकसानदायक है वो जो है कांवड़ मेले में जो संचालित ना हो। तो इस तरह पर भी जो है प्रशासन ने पूरी तरह से रोक लगाई है। हालांकि ध्वनि प्रदूषण को लेकर हम बात करें तो बीजेपी जो ध्वनि उसको भी लेकर जो नियंत्रण में पूरी तरह से कहा गया कि ध्वनि प्रदूषण का इस पूरी तरह से जो आप पालन करें। तो ऐसे में तमाम जो तैयारियां विभाग की पूरी तरह से जमीन स्तर से कर चुका है। और तमाम जो हरिद्वार जो प्रशासनिक अधिकारी वो भी जो है फिलहाल जो है मुस्तैदी से तैयारी कर रहा है। हालांकि वन विभाग की हम बात करें तो वन विभाग ने भी लगभग पूरा अपना रोड मैप बना लिया गया है, ताकि जो जंगल के रास्ते है उसको लेकर जो कांवड़िया जो है पैदल जो मार्ग से निकलेंगे, ताकि किसी प्रकार की कोई भी परेशानी का सामना कांवड़ यात्रियों को ना करना पड़े। हालांकि 4 जुलाई से जो है विश्व प्रसिद्ध यात्रा जो कांवड़ यात्रा वो शुरू होने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हरिद्वार एक शीशनगढ़ भोले के जयकार से जो गूंजायमान रहता है। तो ऐसे में जो प्रशासन इसको लेकर पूरी तरह से तैयार कर रहा है, ताकि आने वाले शिव भक्तों को किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। अंजलि जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विकास करे इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर जोशीमठ में भालू के दस्तक के साथ ही लोगों में भालू को लेकर खौफ है। इलाके में आए दिन भालू सड़कों पर घूमता नजर आता है। इसके साथ ही भालू गांव वालों की फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना यह है कि लोगों में भालू को लेकर डर का माहौल बना हुआ है। वहीं वन विभाग की तरफ से मामले में लापरवाही बरती जा रही है। वे केवल और केवल भालू को भगाकर महज खाना पूर्ति का काम कर रही हैं।
चलिए बढ़ेंगे आगे। तो बता दें आपको कि देश के अधिकतर इलाकों में मॉनसून की बारिश देखने को मिल रही है। मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी इलाकों तक बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं उत्तराखंड के कई हिस्सों में तो आज भारी बारिश के आसार भी बने हुए हैं, जिसके चलते अब मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही लोगों से सावधानी और सतर्कता बरतने की अपील की गई है। बता दें कि मौसम विभाग ने नैनीताल, टिहरी, देहरादून, पौड़ी, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश की आशंका जताई है। वहीं रामनगर में विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। दरअसल एक व्यक्ति के साथ दो लोगों ने लाखों रुपए की धोखाधड़ी की है, जिसके बाद पीड़ित व्यक्ति की तहरीर पर पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि आरोपियों ने उससे विदेश भेजने के नाम पर 1,33,000 रुपए लिए, लेकिन जब विदेश भेजने की बारी आई तो फिर यहाँ पर आनाकानी करने लगा। फिलहाल अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। रामनगर में विदेश को भेजने के नाम पर दो लोगों से कुल 1,33,000 रुपये ठगे गए हैं। इस संबंध में हमारे द्वारा आरोपी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है और विवेचना की जा रही है।